नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं लेके आई हूँ आपके लिए कक्षा 8 का साइंस का मॉडल पेपर नंबर 4। चलिए शुरुआत करते हैं इस इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रेड और इडली फूल जाती है, इसका कारण है। तो हम देखते हैं कि हम हमारे घरों में कभी भी ब्रेड और इडली का आटा तैयार करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद में जब हम उसे पकाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वे फूल जाती है। तो उसका फूलने का कारण क्या होता है? क्योंकि ब्रेड और इडली में क्या होती है, यीस्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके फूल जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ये गुब्बारे बनाता है, जिसके कारण ये फूल जाती है। तो ब्रेड और इडली किसके कारण फूलती है? यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूल जाती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये क्यों फूलती है, तो यीस्ट कोशिकाओं के कारण फूलती है। और यीस्ट कोशिका क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके गुब्बारे बनाती है, जिससे ये फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? यानी कि निम्न में से ये चार हमें दे रखे, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन और अल्कोहल यीस्ट, इनमें से कौन सा प्रतिजैविक के रूप में हम काम में लेते हैं? तो प्रतिजैविक क्या होता है कि हमें किसी भी कीटाणुओं से या इनसे दूर रखता है और उससे हमें बचाता है, वो कहलाता है प्रतिजैविक। तो हमारे पास में प्रतिजैविक आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई होती है वो क्या करती है? प्रतिजैविक का काम करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, तब हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। और एल्कोहल हमें पता ही है OH होता है, जो हमारे सारी दवाइयों के यानी कि किसी न किसी मात्रा में ये अल्कोहल पाया जाता है। और यीस्ट हमने अभी पढ़ ही लिया, ये क्या होती है? एक तरह की कोशिकाएं होती है जो किसी भी वस्तु के साथ में होती है तो उससे फुलाने का कार्य करती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। फिर है पाश्चुरीकृत के लिए दूध को 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। तो वे किस तापमान पर किया जाएगा? तो कौन से तापमान पर? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। पहले हम बात करते हैं कि पाश्चुरीकृत क्या होता है। सत्तर डिग्री सेल्सियस पर किसी दूध को 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करने पर गर्म करने के बाद उसे एकाएक एकत्रित या इकट्ठा कर लिया जाता है। उस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो हमें उसका तापमान और समय दोनों ही निश्चित दिया गया है, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पाश्चुरीकृत कहते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि 15 से 30 सेकेंड गर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान कितना चाहिए? तो हमें कितना तापमान चाहिए? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 की पाश्चुरीकरण के लिए दूध को 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। तो किस तापमान पर किया जाता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर
किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीसीआरए द्वारा सलाह दी जाती है। पीसीआर क्या होता है? ये एक पेट्रोल और डीजल को वाहन चलाते समय बचाने के संबंध में दी गई प्रक्रिया यानी कि दिए गए अनुसंधान केंद्र होता है, जिससे ये बताते हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल क्या करनी चाहिए, कम से कम उपयोग में लेने चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। तो पीसीआरए क्या है? वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के संबंध में जो भी अनुसंधान है उसे हम क्या कहते हैं? पीसीआरए कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका ये। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप होता है। तो जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। ज्वलनशीलता किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे। उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप होता है। तो जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। हमारी सरकार ने क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की है? तो हमें बताइए कि हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से एक परियोजना पढ़ते हैं, जिससे हमारे यहाँ पे जितने भी टाइगर है उनको क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाघ परियोजना कहते हैं। तो हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना दी है? बाघ परियोजना दी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि बाह्य निषेचन निम्न में से किस में होता है? बाह्य निषेचन, शरीर के बाहर निषेचन, वे निषेचन जिसमें अंडाणु एवं शुक्राणु शरीर के बाहर संलयित होते हैं, उन्हें बाह्य निषेचन कहते हैं। तो हमें पता है कि मुर्गी अंडे देती है, तो इसका निषेचन क्या हो गया? अंडे। गाय और कुत्ता दोनों ही अपने बच्चों को जन्म देता है, तो इसका भी निषेचन क्या हो गया? अंत्य निषेचन होता है। इन तीनों में ही क्या होता है? अंत्य निषेचन, यानी कि शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। और मेंढक की बात करें तो 90% मेंढक की प्रजातियां बाह्य निषेचन करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि बाह्य निषेचन निम्नवत में से किस में होता है? तो किस में होता है? मेंढक में होता है। और मुर्गी, गाय और कुत्ते की पूछ ले कि इनमें से किस में अंतिम निषेचन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुर्गी, गाय और कुत्ता, इनमें सब में क्या होता है? अंत्य निषेचन पाया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि स्त्रियों में जन्नावस्था का प्रारंभ सामान्यतः होता है, यानी कि स्त्रियों में जब जनन की अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो वे होती है 10 से 12 साल के अंदर प्रारंभ होती है और समाप्त 40 से 45 के बीच में समाप्त हो जाती है। तो हमें पूछा गया है जन्नावस्था का प्रारंभ कहाँ
सामान्यतः कब होता है? 10 से 12 वर्ष की आयु में के बीच में जन्मावस्था का प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 की 100 केजी 100 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का मान न्यूटन में बताएं। तो जब 10 केजी तापमान होता है तो उसका न्यूटन में तापमान होता है 10,000 न्यूटन, क्योंकि जब कोई भी वस्तु 1 केजी की होती है तो उसका पृथ्वी पर न्यूटन की इकाई में मान होता है 9.8 न्यूटन। तो वैसे ही 100 केजी का द्रव्यमान के किसी पिंड का भार न्यूटन में कितना होता है? 10,000 न्यूटन होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। फिर है मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि मानव किस अंग से या किससे बोलता है? तो हमें पता है आहार नाल किसका कार्य करती है? खाना शरीर पेट तक पहुंचाने के लिए। कंठ जीभ क्या करती है? ये हमारी टेस्ट बर्ड होती है जिससे हमें स्वाद का पता लगता है। उपयुक्त सभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे आहार नाल क्या करती है? खाने का काम। जीभ क्या? स्वाद का काम। और कंठ क्या करता है? ध्वनि का कार्य करता है। जो भी फेफड़ों से हवा आती है वह हमारी कंठ से टकराती है और वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा वाक रज्जु क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ द्वारा। मानव में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि जल के विद्युत अपघटन द्वारा धन टर्मिनल पर प्राप्त होने वाली गैस है। जल का अगर विद्युत अपघटन करें तो हमें H2+O, ये हमें दो प्रकार की, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो हमें पूछा गया है धन टर्मिनल पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो धन टर्मिनल पर हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और ऋण टर्मिनल पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11 कि हम जब जल में विद्युत प्रवाह करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? H2 और O गैस प्राप्त होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो हमें पूछा गया धन टर्मिनल पर क्या होगा? तो धन टर्मिनल पर हमें हमेशा ऑक्सीजन और ऋण टर्मिनल पर हमें हमेशा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में अति भूकंप आंशिक क्षेत्र है। तो अति भूकंप क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि सबसे ज्यादा भूकंप आंशिक क्षेत्र कौन सा है। तो कश्मीर घाटी में, इन तीनों ऑप्शन में से कश्मीर घाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी या विशेष दशाओं में। तो ये हमारा आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, तो ये सदैव ही बराबर रहते हैं। आपतन कोण थीटा बराबर परावर्तन कोण,
ये दोनों ही सदैव बराबर रहते हैं। ये होता है आपका आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण जिस बिंदु पर आकर रुकता है वहां पर अगर एक और लाइन खींच दी जाए तो वे कहलाती है आपके अभिलंब कहलाती है। तो हमें पूछा गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी या विशेष दशाओं में। तो कब होता है? वे सदैव ही बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही हमेशा ही बराबर होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन कोण आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। जैसे कि कोई भी प्रकाश आ रहा है तो ये इसका आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा ये कहलाती है आपके अभिलंब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। हमने पिछले ही चित्र में देखा था कि ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण और इन दोनों के बीच में बढ़ने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। फिर पूछ लिया जाए कि परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण व अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन, और फिर पूछ ले परावर्तन कोण, तो अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो परिभाषा कर ली है कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में आपतन, अभिलंब व परावर्तित यानी जाने वाली किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि भूकंप की शक्ति का मापन किस पैमाने के द्वारा किया जाता है? तो भूकंप मापी यंत्र को हम कहते हैं रिएक्टर। रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। यानी कि कहीं पर भी भूकंप आ रहा है तो वह कितने का आ रहा है, यानी कि 7 का आ रहा है, 8 का आ रहा है, तो उसे हम किस पैमाने द्वारा नापते हैं? रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। ये भारत सरकार यानी कि भारत में जितने भी भूकंप आते हैं या विश्व में कहीं पे भी भूकंप आते हैं उसको सबसे ज्यादा रिएक्टर पैमाने पे ही नापा जाता है। इसकी यूनिट हाईएस्ट यूनिट 11 होती है। तो ये था आपका
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विद्युत चालक किसे कहते हैं? विद्युत चालक वे पदार्थ जिसमें से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से चली जाती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई माध्यम जिससे विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी अवरोध के चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि भ्रंश क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र जहां पर प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं उन्हें भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। ऐसे स्थान जहां पर पृथ्वी की जो भी प्लेटें होती है वे टकराती है और उन टकराने से क्या होता है? भूकंप आता है, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 आपका। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई है, तो 18 के बाद में सीधा 20 आ रहा है। तो 20 वाला क्वेश्चन है कि सुचालक से तात्पर्य है। सुचालक से तात्पर्य है, सुचालक जो विद्युत को प्रवाह होने देते हैं। होने देते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि कुचालक किसे कहते हैं? तो कुचालक जो विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। कुचालक जैसे कि रबड़ और प्लास्टिक, और सुचालक मनुष्य शरीर, लोहा। तो ये आपके सुचालक और कुचालक। सुचालक किसे कहते हैं? जो विद्युत को प्रवाह को होने देते हैं, यानी कि विद्युत को सुगमता से अपने अंदर से निकलने देते हैं, वे विद्युत के सुचालक होते हैं। कुचालक जो विद्युत को प्रवाह नहीं होने देते, वे क्या कहलाते हैं? कुचालक। कुचालक के पूछ लिया जाए कि कुचालक के कोई भी दो उदाहरण दीजिए, तो कुचालक रबड़ और प्लास्टिक। हमने देखा है कि हम जब भी हम कोई काम करते हैं विद्युत संबंधी, हम कोई पलग वलग लगा रहे हैं, तो हमें क्या बोलते हैं कि रबड़ के जूते पहनने चाहिए। तो क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि वो विद्युत को प्रवाह नहीं होने देते। अगर हमें
झटका भी आ रहा है, लाइट का झटका भी आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतरीन बन सके। धन्यवाद।